एंजाइम्स जो भी पार्ट 1 मैंने तुम लोग को भेजा भी था, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग करी थी एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में कि होता क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है, जो कि एंजाइम से कैटेलाइज कराई जा रही है, कोई भी रिएक्शन जो एंजाइम कैटेलाइज करा रहा है, जो भी एंजाइम से कैटेलाइज कराई जा रही है, उसका फोकस रखते हुए रिएक्शन रेट्स पे, ठीक है। तो काइनेटिक्स जो है रिएक्शन रेट पे फोकस रखते हुए स्टडी है रिएक्शन रेट्स की, जो कि एंजाइम कैटेलाइज करा रहा है। एक मिनट, हाँ स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? तो मैं ये कह रहा था कि जो एंजाइम काइनेटिक्स है, ये एक तरीके से एक स्टडी है जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताएगी, ठीक है, या बताएगा एंजाइम काइनेटिक्स जो है। तो बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस कंडीशंस। जो कंडीशंस मैंने बताई थी जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन था, ठीक है, फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स मैंने बताए थे, जिसमें तुम्हारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, ये कंडीशन है। दूसरा टेम्परेचर था जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट बताया था प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, नेक्स्ट बताया था पीएच। तो ये 4 कंडीशंस हैं बेसिकली, ये हमारी 4 कंडीशंस हैं जिस पे एक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब बात आती है कि हम रिएक्शन को किस तरीके से शुरू करें या आगे चल के हम क्या करेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एंजाइम काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे तो हमारे पास कैटालिटिक मैकेनिज्म जो है एंजाइम का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हाउ इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड, ठीक है, हाउ अ ड्रग या इनहिबिटर कह सकते हैं या पॉइजन कह सकते हैं, ठीक है, इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां तक के प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। अब let us understand the enzyme kinetics as a function for concentration of the substrate which is available for the enzyme। अगर concentration of the substrate के respect में देखा जाए हमारी enzyme kinetics, एक मिनट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में देखा जाए एंजाइम काइनेटिक्स, तो मान लो कि हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में स्टार्ट करना है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, एंजाइमेटिक एक्सपेरिमेंट है जो हमें डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में स्टार्ट करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो मेजर चीज है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे तभी हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी। क्या चीजें होती हैं? अरे जो नॉर्मल रिएक्शन होती है हमारी एंजाइम की, E+S, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद E+P बनाता है, दैट इज एंजाइम और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में मान लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जहां पे वो पार्ट जहां पे एंजाइम इस टेस्ट ट्यूब में ऐड हो रही है, इनिशियली एकदम शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट करनी है हमको, तो हमारी एंजाइम जो है वो हमने ऐड करी इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो मान लो कि जिस टाइम पे हमने ये एंजाइम ऐड करी है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस टाइम पे हमने ये एंजाइम ऐड करी है जिससे कि रिएक्शन रेट स्टार्ट हो सके, वो 0 टाइम, ठीक। अब एंजाइम ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारी रिएक्शन इज स्टार्टेड, ठीक है। हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे, ये पूरी तरीके से जो है रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हैं आफ्टर द 0 टाइम, ठीक। 0 टाइम मतलब जहां पे हमने एंजाइम को ऐड किया था, जिस टाइम पे एंजाइम को ऐड किया था। 0 टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में एंजाइम का एडिशन कर रहे हैं तो उस टाइम तो इनिशियली जब एट दैट पॉइंट, एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, ठीक है। इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो वो इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट, उसको हम लोग उस टाइम को बोलते हैं 0 टाइम, ठीक है। अब आफ्टर एडिंग द एंजाइम वी ऑब्जर्व हाउ द रिएक्शन, हाउ द ओवरऑल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, देन वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स जिससे कि हमारा रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। Then after that wait of the few minutes, we will measure the nearly formed product concentration. अब हमारा जैसे मान लिया ये टेस्ट ट्यूब है, एंजाइम्स इसमें मौजूद थी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनने लगे, ठीक है। तो अब कुछ देर हम वेट करने के बाद कि पूरा रिएक्शन हमारा स्टेबलाइज हो जाए, रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाए, हम मेजर करेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब इसमें देखो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है इसमें क्या चीज हो रही है इस पूरे रिएक्शन में, सिंपली इस पूरे रिएक्शन में जो चीजें हो रही हैं उसमें जो एंजाइम है ये कंबाइन हो रहा है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है ये कंबाइन हो रहे हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से, जिससे कि हमारा ES कॉम्प्लेक्स बन सके, ठीक है। हमारे ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, तभी तो हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स जो है ये बन रहे हैं, ठीक। अब हमें देखना क्या है कि जब हम ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं तो रिएक्शन हमारी सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो रिएक्शन हमारी सही जा रही है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल मेजर द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन हो गई जो हम लोग फॉलो अप करेंगे। हमने क्या किया, सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में एंजाइम मिलाया। अरे अगर तुमको सीधा सीधा
कोई भी इंजाइमेटिकली कैटेलाइज्ड रिएक्शन देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, तो तुम क्या करोगे, तुम एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाओगे, फिर उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, तो एक ओवरऑल बेसिक रिएक्शन है जो हमेशा से शुरू से लेकर के हम एंजाइम के लिए लेकर के चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि मान लो, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मान लो कि हमारा जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लो, जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मान लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम बहुत थोड़ी सी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज एंजाइम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, कम है। ठीक है, अब जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, इस कंडीशन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, इट इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, इस कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, इट इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी। डिनोट करते हैं वी नॉट से। ठीक, इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या बताया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स या एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ ये है कि एट वेरी लोवेस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, that at the very lowest substrate concentration, the initial velocity, that is v naught, is rising linearly. At lowest substrate concentration, v naught is rising linearly. ठीक है, धीरे धीरे जो है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब मान लिया पहले कम था, तो हमारा जो वी नॉट है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो लीनियरली राइज कर रही है। बट आफ्टर द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, आफ्टर द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वी नॉट will settle as rectangular hyperbola। जो हमारा कर्व है जो प्लॉट करेंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक, कुछ समझे? आवाज जा रही है मेरी कि नहीं जा रही है? आ रही है सर। ठीक है, बीच में कुछ बोल दिया करो, मुझे पता चले, नहीं लगता डिस्कनेक्ट हो गया नेट की वजह से। ठीक है, चलो, तो फिलहाल हमने ये बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुरू में जब रखेंगे तो वी नॉट लीनियरली जाएगा। ठीक है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी विल राइज लीनियरली, but as soon as we increase the substrate concentration, the value of the v naught will settle as a rectangular hyperbola। ठीक, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सिंपली एक मिनट, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वी नॉट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच,
ये हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये V0 और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें देखो ग्राफ में जैसे जैसे हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, शुरू में हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है तो ये ग्राफ जो है वो लीनियर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कुछ पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जो वैल्यूज को दिखा रहे हैं, तो ये हमारा जो कर्व है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है शुरू में, भाई ये एक्सिस वही तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही तो दिखा रहा है। तो शुरू में क्या है, बहुत कम है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ तक के तो कर्व पूरा लीनियर है, लेकिन जैसे जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। V0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक, सबसे पहली कंडीशन, लेट अस कंसीडर enzyme concentration is high, enzyme concentration is high and substrate concentration is low, enzyme concentration is high and the substrate concentration is low। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास we have lot of enzyme molecules, we have lot of enzyme molecules, enzyme molecules तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबस्ट्रेट का जो अमाउंट है वो लिमिटिंग है, दैट इज वो कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है सिंपली कि वी हैव लॉट ऑफ अवेलेबल एक्टिव साइट्स, ठीक है। हमारे पास लॉट ऑफ एक्टिव sites are available, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लिया ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, ये कम है हमारे पास, लेकिन इंजाइम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंजाइम्स along with their active sites, ठीक है, are more comparatively with that of the substrate molecules, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट जाएगा और एंजाइम मॉलिक्यूल से जाकर के बाइंड करेगा। अब जैसे मान लिया हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 4 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 4 एंजाइम मॉलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारे पास 2 ही है। यही कंडीशन जो हम तुम लोग को समझा रहे हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कम है, 2 है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये इस पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, ये इस पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। तो बाकी जो बची हुई रिमेनिंग एंजाइम है वो अनरिएक्टिव होंगी ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो समझे, सबस्ट्रेट क्या करेगा, जाएगा फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा, लेकिन चूंकि एंजाइम्स बहुत ज्यादा हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो जो बची हुई एंजाइम्स है वो अनरिएक्टिव फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। और ये उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जहां पे एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से,
ठीक, ये पहली कंडीशन है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, जैसे मान लिया नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हम जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं, जितनी भी एंजाइम है वो कंप्लीटली फिल कर जाएंगी, कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर जाएंगी बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। एक्टिव साइट्स विल बी completely occupied। ठीक, अब इसमें कुछ सबस्ट्रेट्स बच गए जो नहीं जाकर के बाइंड कर पाए, क्योंकि एंजाइम जो है वो लिमिटिंग है, तो कुछ सबस्ट्रेट्स जो है वो जाकर के बाइंड नहीं कर पाए, तो दे विल रिमेन अनरिएक्टिव, they will remain unreacted with the enzyme molecules। ठीक है, by what? Due to the less availability of enzyme। ठीक, तो दो मेजर हमने बताया, दो मेजर कंडीशंस बताई कि पहली कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा। पहली कंडीशन क्या थी, हमारा जो एंजाइम कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या थी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा था एंजाइम कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो ये दो जो कंडीशन है, ये इनको मैंने अभी बताया। ठीक है, दो तरीके की कंडीशंस, फिलहाल एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मैंने बताई। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहली चीज कि सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, ये तो पूरा ओवरऑल हो गया एंजाइम काइनेटिक्स का फंडा। अब ये दो कंडीशंस याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम काइनेटिक्स की तरफ। सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, अब in this topic the heading is denoting that a single substrate molecule, the heading is denoting that a single substrate molecule is going to participate in the reaction। पार्टिसिपेट इन द एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट थे ब्राउन ने 1902 में सजेस्ट किया था एक रिएक्शन स्कीम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू दैट दैट स्कीम देयर आर टू बेसिक assumptions। ठीक है, हम सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्राउन थे इन्होंने 1902 में एक रिएक्शन की स्कीम बताई थी कि भाई सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन इस तरीके से होते हैं। तो इन्होंने दो assumptions दिए थे। ठीक, एंड according to him two constants will be there।
ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक है ये तुम्हारा सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम काइनेटिक्स के लिए या एंजाइम काइनेटिक्स के लिए मान लो, ठीक है। बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखना। तो हमारी जो बेसिक रिएक्शन है वो है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। इट इज रिवर्सिबल which is making enzyme substrate complex, and ultimately the product is going to form along with the free enzyme। ये जो एंजाइम है ये फ्री हो जाएगी या फ्री फॉर्म होगा एंजाइम का, अनमॉडिफाइड फॉर्म कह लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईएस के साथ मिलने के बाद एंजाइम मॉडिफाई हो जाएगी, ये एंजाइम वही रहेगी जो शुरू में यूटिलाइज हुई थी। अगर ऐसा होता कि एंजाइम चेंज हो जाती तो हमारी बॉडी में क्या होता कि जैसे वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, अगर ट्रिप्सिन की बात कर लें या काइमोट्रिप्सिन की बात कर लें, ठीक है, तो ये चेंज हो जाती टाइम टू टाइम, लेकिन एंजाइम्स वही रहती हैं क्योंकि इनको रिएक्शन एक ही कैरी फॉरवर्ड कराना है, क्योंकि रिएक्शन कराने के बाद ये वापस से अनमॉडिफाइड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। कैटलाइज करने के बाद एज इट इज रहेंगी जैसी ये शुरू में थी। तो भाई ब्राउन जो थे, इन्होंने 1902 में एक रिएक्शन की स्कीम बताई जिसमें इन्होंने 2 assumptions रखे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ब्राउन जो हमारी रिएक्शन थी वो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, ई प्लस एस तुम्हारा ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एंजाइम और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, K1 ये कांस्टेंट है तुम्हारा, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है K2 सॉरी K2 नहीं K-1 it is the constant for the backward reaction, constant for the backward reaction, ठीक है। अब now along with that constants this the substrate is going to get converted into product, ठीक है, with release of the free enzyme। जब इन दोनों में इंटरेक्शन हुआ एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो ये बदलने वाला है एंजाइम और प्रोडक्ट्स में, ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे एक कांस्टेंट और होगा, ठीक, K2, ठीक है। K2 ये कांस्टेंट है जो कि तुम्हारा अप्लाई होता है किस रिएक्शन के लिए, ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट इज द कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है सिर्फ फॉरवर्ड होती है, ठीक। अब यहां पे मान लिया हमने जो रिएक्शन अभी बताई थी E प्लस एस K-1, ठीक है। तो at very low substrate concentration, at very low substrate concentration, ES, that is enzyme substrate complex, is directly proportional to the substrate concentration। जब हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होगी तो हमारा जो ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, साथ ही चलेगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो तुम्हारा ईएस कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन all enzymes will be in form of ES complex and further increase in the substrate concentration. Further increase in substrate concentration will not affect the change in velocity of the reaction. ठीक है, नाउ ये बेसिक फंडा हो गया। नाउ द इक्वेशन टू डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ दीज स्कीम्स can be derived with the help of two different assumptions. Can be derived with the help of two different assumptions. One is the rapid equilibrium assumption. Next is the steady state assumption. ये दो assumptions हैं इस ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, in order to we can say that in order to explain the enzyme catalyzed kinetic reactions. ठीक है, दो assumptions हैं। अब ये जो दो assumptions कौन कौन से हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ओवरऑल तुम्हारा जो एक फंडा है, एक एंजाइम काइनेटिक का फंडा